हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 201, जोरू का गुलाम। अब आगे। इत्ती ने गुस्से से उसे देखा और अपनी सैंडल्स पहनते हुए बोली, मैं सच में चली जाऊंगी। मम मैंने तुम्हें सच में जाने के लिए ही कहा है, आहार्य ने उसे घूरते हुए कहा। जा रही हूँ मैं। इत्ती जाने के लिए मुड़ गई। थैंक यू सो मच। उसने अपना ध्यान फिर से अपने काम में लगा लिया। 2 कदम चलने के बाद इत्ती दोबारा उसके पास आए और जल्दी से उसकी गोद में बैठते हुए बोली, मैं क्यों जाऊं? और आपके कहने पर तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। मैं तभी जाऊंगी जब मेरा मन कहेगा। आहार्य ने हल्की नजर उस पर डाली और फिर से अपनी निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पर जमाते हुए बोला, एज यू विश। इत्ती अपने सीने पर हाथ बांधे उसके साइड प्रोफाइल को घूरने लगी। आहार्य उसकी निगाहों को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं देखा। देखो तो कैसे मुंह बनाकर बैठे हैं। ये भी तो मुझे ऐसे ही जवाब देते थे। मुझे भी गुस्सा आता था। हाँ मानती हूँ, मुझे मना लेते थे। वेट, क्या ये चाहते हैं मैं इन्हें मनाऊं? मुझे तो मनाना भी नहीं आता। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या ख्यालात चल रहे थे। तुम मुझे देख ही रही हो तो सिर्फ मुझे देखो। मुझे देखते हुए तुम कुछ और नहीं सोच सकती। आहार्य की बात सुन वो अपनी सोच से बाहर आई और चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही थी? मैंने गेस किया था, बट अब तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। इत्ती ने उसके चेस्ट पर हाथ रखा और बेहद से प्यार से बोली, अच्छा लीव। तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? हैं? वो हैरान हो गई। वो तो उसे मना रही थी। उसने कब उसे सेड्यूस किया? इत्ती अभी कंक्लूजन पर पहुंची भी नहीं थी कि आहार्य अपने सीने पर रखे उसके हाथ को पकड़ते हुए प्यार से बोला, यू पास्ट, मैं सेड्यूस हो गया। आहार्य ने उसके उसी हाथ को अपने होठों से लगाया, तो इत्ती अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी। मैंने कब आपको सेड्यूस किया? अब तुमने मुझे सेड्यूस करने में इतनी मेहनत की है, तो मैं अपनी चेरी की वो मेहनत वेस्ट कैसे जाने दे सकता हूँ? इत्ती ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, जिसे आहार्य ने बड़े प्यार से अपने होंठों से बंद कर दिया। उसके लफ्ज उसके मुंह में ही जब्त रह गए। आहार्य ने भी बिना वक्त गवाए उसके सर के पीछे हाथ रखा और उसे इंटेंसली किस करने लगा। आज वो सिर्फ उसके होंठों को ही नहीं, उसके होंठों के आसपास के हिस्से को भी लगभग खा ही रहा था। इत्ती के होंठ फिश की तरह खुले हुए थे, जिसे शायद आहार्य जेली समझकर खा रहा था। आहार्य ने जैसे ही उसे छोड़ा, तो इत्ती बुरी तरह से हौंफते हुए बोली, पंडस को पागल हो गए हैं क्या? उसके होंठ और होंठों का आसपास का हिस्सा सुर्ख पड़ गया था। हम तुम्हारे लिए। आहार्य ने उसकी कमर पकड़ी और उसे टेबल पर बैठा दिया। वो खुद भी चेयर से खड़ा हुआ और इत्ती के दोनों तरफ हाथ रखते हुए हल्के एहसासत के साथ उसे देखने लगा। मैं घर जा रही हूँ। उसने आहार्य की चेस्ट पर हाथ रखकर दोनों के बीच दूरी कायम रखी। तुम मुझे बहका कर ऐसे कैसे जा सकती हो? मैंने कब आपको बहकाया? इत्ती अब बुरी तरीके से चिढ़ गई। तुम ऐसे कैसे मेरी फीलिंग्स के साथ खेल सकती हो? हम कितनी हार्टलेस हो तुम। अभी तुमने मुझे सेडक्टिव वे में देखा और सेड्यूस किया। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी बात कही, जिसे सुनकर इत्ती की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या बकवास है, हटिए। लेकिन आहार्य हटने के बजाय उस पर झुक गया। इत्ती पीछे होते होते पूरा टेबल पर लेट गई। आहार्य का चेहरा उसके पेट के करीब था। इस वक्त इत्ती ने क्रॉप टॉप पहना था, जो उसके लेटने से ऊपर हो गया था, और उसका थोड़ा सा पेट और नेवल आहार्य की आंखों के सामने था। उसने नजर उठाकर इत्ती के चेहरे को देखा, जो शर्म से लाल हो गया था, और फिर आहिस्ता से अपने होठों को उसके पेट पर रख दिया। इत्ती की रूह जैसे कुछ पल के लिए उसके जिस्म से जुदा हो गई। उसे झटका लगा। आहार्य ने धीरे धीरे अपने होंठों को उसके पेट पर रब करने लगा। इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद की। वो खुद को सिसकने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक आहार्य ने उसे थोड़ा नीचे खींचा। इत्ती ने झटके से अपनी आंखें खोली। अब दोनों का चेहरे एक दूसरे के आमने सामने था। आहार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके टॉप के बटन्स खोलने लगा।
इत्ती ने अपना गला तर किया। उसकी आंखों में घबराहट थी। हाँ, वो भी उसे चाहती थी, लेकिन इस पोजीशन में वो हरगिज उससे इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आहार्य ने उसके होंठों पर एक लाइट किस की और सीधा खड़ा होकर उसने इत्ती को अपनी गोद में उठा लिया। आप वो अंडरस्को, वो कहना चाहती थी, वो रुक क्यों गया, लेकिन शर्म से कह ना सकी। ऑफ कोर्स हम प्यार करने वाले हैं, लेकिन बेड पर तुम बार बार अपने पैरों को रब करती हूँ। मुझे डर है अगर मैंने टेबल पर किया तो तुम मुझे किक न कर दो। उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुनकर इत्ती की बोलती बंद हो गई। उसका पूरा चेहरा स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया। उसे कुछ न सूझा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इत्ती में ज्यादा भी हिम्मत बाकी न थी कि वो आहार्य को देखे भी। मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आई भी थी तो तभी चले जाना चाहिए था। मन ही मन सोचते हुए अब उसे पछतावा हो रहा था। आहार्य ने बुक शेल्फ में रखी एक रेड बुक को घुमाया, जिससे वो शेल्फ अलग हो गई। आहार्य उसे लेकर उस अटैच्ड रूम में जैसे ही आया, वैसे ही वो शेल्फ ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। शाम का वक्त, इतनी नींद से जागी। अभी वो काफी सुस्त और थका हुआ फील कर रही थी। लेटे हुए ही उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया। वो उठकर बैठ गई और ब्लैंकेट से ठीक से खुद को लपेट लिया। उसके गालों पर काटने के निशान थे। उसे जैसे ही याद आया आहार्य ने उसे इतना परेशान सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उसे बिना इन्फॉर्म किए यहाँ आ गई थी। उसके गाल फूल गए। हद है, जरूर सब इंटीमेट होते हुए एक दूसरे से लवी डोवी बातें करते होंगे, और मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो इतने इंटेंस मोमेंट में अपने हस्बैंड का लेक्चर सुन रही थी। उफ, कितनी खराब किस्मत है मेरी। इत्ती ने इधर उधर नजरें घुमाए। उसे बेड के कोने पर अपने कपड़े रखे मिले। उसने हाथ बढ़ाया और अपने कपड़े उठाकर उन्हें पहनने लगी। बेड के करीब खड़ी वो अपनी जीन्स के बटन बंद कर रही थी। अनजाने में उसने सामने देखा तो पाया आहार्य शेल्फ के करीब अपने हाथ बांधे खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। इतनी जल्दी से पीछे घूम गई। अचानक वो इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके हाथ जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। वो बराबर बटन लगाने की मशक्कत में लगी थी। आहार्य न जाने कब उसके करीब आया और पीछे से उसे हक कर लिया। इत्ती को उसका हाथ जैसे ही अपने पेट पर फील हुआ, वो घबराते हुए मन में बोला, नॉट अगेन। अब फिर कहेंगे तुमने जानबूझकर मुझे सेड्यूस किया। अगर नहीं हो रहा था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? सुबह भी मैंने ही बंद किया था। आहार्य ने इत्ती के कंधों को चूमते हुए गहरी आवाज में कहा। अंडस्को क्या? इत्ती ने नीचे देखा। आहार्य ने उसकी जीन्स का बटन आसानी से बंद कर दिया था। उसे जैसे ही एहसास हुआ आहार्य के होंठ अब उसके कंधे पर नहीं बल्कि उसके गर्दन पर हर्ट कर रहे थे, वो अपने दिए लव बाइट को लिक कर रहा था। इत्ती उससे दूर हुई और हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने कोई सेड्यूस नहीं किया आपको। इनफैक्ट मैंने प्लान किया है कुछ दिन मैं आपसे दूर ही रहूंगी। इतना बोलकर वो जल्दी से उस रूम से भाग गई। उसे भागते देख आहार्य हल्का हंसते हुए तेज आवाज में बोला, अम्मा कैसा रहेगा मैं घर जाकर तुम्हें सेड्यूस करूं तो? हाँ, घर चलिए, सोफा इज वेटिंग फॉर यू, इतनी तेज आवाज में बोली। आहार्य कैबिन में आया तो देखा इत्ती एक कोने में खड़ी थी। वो उसके करीब नहीं गया। तुम्हें उस दिन सोफे पर मेरी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई थी हम उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती ने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया। ई शट अप, इतने बेशर्म कब से हो गए आप? आई मीन आज आप सोफे पर सोएंगे। खुशगहमी से बाहर निकलिए। ये घर जाकर डिसाइड करते हैं। चलो। उसने एक कदम उसके नजदीक जाने के लिए बढ़ाया तो इतनी तेजी से चिल्लाते हुए बोली, दूर अंडस्को दूर, पहले मैं जाऊंगी। ठीक है जाओ। इतनी जल्दी से लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट बंद ही होने वाली थी कि आहार्य फुर्ती से लिफ्ट के पास आया और डोर के बीच अपना पैर अड़ा दिया, जिससे डोर एक बार फिर खुल गया। आहार्य बिना वक्त गवाए लिफ्ट के अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही लिफ्ट के डोर्स क्लोज हो गए। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े थे। आपको पता है, इससे लोग आपको जोरू का गुलाम कहेंगे, इत्ती ने उसे घूरते हुए कहा। उसका मतलब साफ था, आहार्य अपना काम छोड़कर उसके साथ जा रहा था, जबकि अभी तो शाम ही हो रही थी। कल भी वो जल्दी आ गया था।
वो भी इस वजह से कि उसे इत्ती को प्ले के लिए डांटना था। ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। मेरी जोरू तुम, और मैं तुम्हारा गुलाम साउंड्स नाइस ना चेरी? यू आर सिक, सिक फॉर यू, आहार्या ने वॉल पर लीन होते हुए कहा, और उसे देखकर अपनी एक आई विंक की। ये इत्ती की किस्मत ही थी कि लिफ्ट बेसमेंट एरिया में आकर रुक गई, फिर क्या वो एक पल भी गवाए बगैर जल्दी से लिफ्ट से निकल गई। तुम न होती तो मैं इतना खुश ना होता। मुझे जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे इस गुलाम को अपनी जोरू से आज़ादी की कोई ख्वाहिश नहीं। वो लिफ्ट से बाहर आया और उसके पीछे चला गया। एपिसोड 202 कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर योर बोन्स। अब आगे इत्ती कॉलेज आए। आज से उसकी प्ले की रिहर्सलें स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए वो सीधा प्रैक्टिस रूम की ओर चल दी। उसका मूड काफी अच्छा था। जैसे ही उसने टर्न लिया सामने से किसी से टकरा गई। आउच, लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इत्ती ने अपने हाथ झाड़े और बड़बड़ाते हुए खड़ी हुई। उसने सर उठाकर जैसे ही उस शख्स को देखा जिससे वो टकराई थी, उसे जैसे सदमा ही लग गया। उस वक्त उसका पहला रिएक्शन ये था, वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। ये मनहूस इतने दिन से गायब था, तो आज क्यों दिखा? इसकी वजह से उन्होंने मुझ पर कितना गुस्सा किया था। इत्ती को उस रात का आहार्य का गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट वाला चेहरा याद आया। बेहतर है मैं इससे 100 मीटर की डिस्टेंस पर रहूं। अनंत, जो तब से उसे अपनी आंखें छोटी कर घूर रहा था, जो न जाने कब से किस ख्यालों में खोई हुई थी, आखिर उसने कहा, हे। इत्ती ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखो, जो भी तुम्हारा नाम हो। अनंत, वॉटएवर, लिसन, एक फ्री की एडवाइस है। नो थैंक्स। अनंत ने एक बार फिर उसकी बात बीच में काट दी, जिससे इत्ती को उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर योर बोन्स। ये बात उसने ऐसे ही कही थी, लेकिन अनंत की बात सुनकर वो चौंक गई। ओ, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे उस साइकोपति ने मेरा एक हाथ तोड़ दिया था। इत्ती की नजर उसके हाथ पर गई, जिस पर प्लास्टर था। उसने अब जाकर गौर किया। उस दिन अनंत ने उससे कहा था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार उसका पति है, और उसी दिन उसने आहार्य के हाथ में भी चोट देखी थी। अनंत ने उसे खोए हुए देखा, तो समझ गया कि इत्ती अभी भी इस चीज से अनजान थी। उसने मन ही मन डेविल स्माइल की। ओ, मतलब वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड के हाथ में चोट आई थी। यू, इत्ती ने उसके पैर पर तेजी से मारा। आउच, पागल लड़की, दर्द से वो चीख पड़ा। उसने इत्ती का ये रिएक्शन जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे तो लगा उसने इत्ती की नजर में आहार्य को बुरा बन दिया। तुम पागल, साइको, इडियट, जाहिल, गवार, मेरे हस्बैंड से दूर रहना, वरना नेक्स्ट टाइम मैं खुद तुम्हारा ये दूसरा हाथ तोड़ूंगी। इत्ती ने बार बार उसके पैर पर किक किया और उसे वार्निंग लुक देकर वहां से चली गई। अनंत से अब सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल था। इत्ती के वार से उसके पैरों के जख्म हरे हो गए थे। उफ, पता नहीं वो इस वाइल्ड कैट को कैसे संभालता होगा। इनफैक्ट वही संभाल सकता है। अनंत को इत्ती पर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके होठों पर एक स्माइल थी। उसने अपने लोअर लिप को लिक किया, और जब इत्ती उसे दिखना बंद हो गई तो वो भी वहां से चला गया। ओह, तो ऐसे ही तुम लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो, नाइस ट्रिक। अचानक ही फिर किसी में इत्ती का रास्ता रोक लिया। इत्ती का मूड बुरी तरह से स्पॉइल हो गया था। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छे से क्यों नहीं हो सकता? फिर मुझे गुस्सा आता है तो लोग मुझे टॉक्सिक समझते हैं। हे। उसने बिना किसी इंटरेस्ट के सामने खड़ी पल्लवी को देखा, जिसे देखते ही उसका दिल किया वो उसका मुंह नोच ले। पहले तो वो उसे कोई तीखा जवाब देने वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर वो मुस्कुराने लगी। पागल हो गई हो क्या? पल्लवी ने गुस्से से कहा। वो यहाँ आई ही इसलिए थी कि इत्ती को प्रवोक कर सके, तभी तो इसका प्लान कामयाब होता। जितना उसने इत्ती को जाना था, अब तक उसे पल्लवी को कोई स्पाइसी रिप्लाई दे देना चाहिए था। इत्ती की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। उसने शर्माते हुए कहा, अम्मम, एक्चुअली हाँ, मैं इसी तरह लड़कों को फंसाती हूँ। तुम्हें भी सीखना है। बताओ, इत्ती ने अपने बालों को नजाकत से कान के पीछे करते हुए कहा।
और बिना उसका जवाब सुने वहां से जाने लगी। पल्लवी ने एक हल्की नजर कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी फुटेज पर डाली और अचानक ही उसने इत्ती का हाथ पकड़ लिया। उसने इत्ती का हाथ थोड़ा सा खींचा। अब इत्ती एकदम उसके सामने थी। इत्ती उसे गुस्से से देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। इत्ती ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपना हाथ झटका, जिससे पल्लवी को हल्का धक्का लगा। जहां पल्लवी खड़ी थी, उसके जस्ट पीछे स्टेयर्स थी। असल में वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी। इत्ती ने उसका हाथ थामना चाहा और उसने थाम भी लिया, लेकिन पल्लवी ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और स्टेयर्स से लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगी। इत्ती के होश उड़ गए। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो जैसे होश में आई। उसकी आंखें भर आई थी। इस वक्त दो लड़कियां पल्लवी के पास आकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। असल में तो वो दोनों तेजी से चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर रही थी। जब तक इत्ती भागते हुए नीचे आई तब तक कई सारे स्टूडेंट्स वहां जमा हो गए थे। इसने पल्लवी को नीचे धक्का दिया। उस लड़की ने तेजी से चिल्ला चिल्ला कर इत्ती की ओर इशारा किया तो सबकी नजरें इत्ती पर चली गई। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। सबने उसे इनफैक्ट सिर्फ उसे ही स्टेयर्स से नीचे आते देखा था। पल्लवी, रिवान भागते हुए आया और उसने पल्लवी को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। पल्लवी के सर पर चोट आई थी। इस वक्त वो बेहोश थी। रिवान, इसने पल्लवी को धक्का दिया। उस लड़की ने इत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा तो इत्ती ने नमे सर हिलाते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं नहीं। जस्ट शट अप। अगर पल्लवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रीवान ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी रूड और हाश थी कि इत्ती अंदर तक कांप गई। एक तो वो इतनी घबराई हुई थी, ऊपर से इस लहजे में उससे आज तक किसी ने बात नहीं की थी। वो तो इतने सदमे में थी कि अभी तक समझ ही नहीं पाई कि उसे ट्रैप किया गया था। वो सहमी हुई सी रीवान की गोद में बेहोश पल्लवी को एकटक देख रही थी। रीवान ने अपनी लाल आंखों से इत्ती को गुस्से से देखा और पल्लवी को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सभी स्टूडेंट्स आपस में इत्ती के बारे में बातें करने लगे। इत्ती, आंचल और सुहानी भागते हुए उसके पास आए। उनकी क्लास दूसरी बिल्डिंग में थी। इत्ती ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। उसे बेहद रोना आ रहा था। वो बुरी तरीके से घबराए और सहमी हुई खड़ी थी। उसका दिमाग डर के मारे सुन पड़ गया था। इत्ती के पास खड़ी उस लड़की ने जिसने सबको चिल्ला चिल्ला कर यहाँ इकट्ठा किया था, उसने अपनी पास खड़ी लड़की को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसे समझकर वो दूसरी लड़की वहां से चली गई। इत्ती को रोता देखा, आंचल ने उसे हक कर लिया। मैंने नहीं। पुलिस, वहां खड़ी भीड़ में किसी ने कहा तो इत्ती और ज्यादा पैनिक करने लगी। एपिसोड 203, इत्ती इन पुलिस स्टेशन। अब आगे। अचानक पुलिस को देखकर सभी स्टूडेंट्स घबरा गए। कुछ टीचर्स भी आ गए थे। इंस्पेक्टर इत्ती के सामने आते हुए बोला, आपको हमारे साथ चलना होगा। देखिए सर, आप ऐसे ही किसी स्टूडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते, इससे कॉलेज की बदनामी होगी, एक टीचर ने कहा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कंप्लेंट आई है विद प्रूफ। उस इंस्पेक्टर ने अपने पास खड़ी लेडीज कांस्टेबल को इशारा किया तो उसने उस टीचर को एक वीडियो दिखाई जिसमें साफ दिख रहा था कि इत्ती में पल्लवी को धक्का दिया। धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट के फोन में नोटिफिकेशन आने लगे। कुछ ने चेक किया तो पाया कि इत्ती की पल्लवी को धक्का देने वाली वीडियो कॉलेज पोर्टल पर तेजी से वायरल हो रही थी। ऑलमोस्ट पूरे कैंपस को इस मामले के बारे में पता चल गया था। वह टीचर अब कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि साफ था, उनके पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो ये सब रोक पाए और आज प्रिंसिपल सर भी कॉलेज नहीं आए थे। घबराहट से इत्ती का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने जब देखा कि एक लेडीज कांस्टेबल उसके करीब आ रही थी तो उसने बेख्याली में अपने हाथों से अपनी पेंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला। वह आहार्य को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त उस कांस्टेबल ने उसके हाथ से बेरहमी से फोन छीनते हुए कहा, तुम फोन यूज नहीं कर सकती। उसने काफी बदतमीजी से यह बात कही थी, साथ ही वो इत्ती को घूरे जा रही थी।
आंचल ने ये देखा तो गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है। अभी उसका गुनाह साबित नहीं हुआ है, आप उससे इतनी गंदी तरीके से बात नहीं कर सकती। बच्ची, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए। मुझे अच्छे से पता है कि मुजरिम से कैसे बात करनी चाहिए। उस कांस्टेबल ने अजीब तरीके से आंचल को घूरते हुए कहा। फिर उसने इतनी को देखा और उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। पूरे कॉलेज का माहौल अजीब सा हो गया था। कोई कुछ नहीं कर रहा था, बस सब खड़े तमाशा ही देख सकते थे, कोई कुछ कहता भी कैसे। सब कुछ साफ था, सबने इत्ती को स्टेयर्स से नीचे उतरते देखा था और अब तो इस वीडियो ने भी यह साफ कर दिया था कि पल्लवी को धक्का इत्ती ने ही दिया था, क्योंकि जिस एंगल से वह वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उससे तो यही लग रहा था कि इत्ती ने जानबूझकर पल्लवी को धक्का दिया था। आंचल, जो कब से ऋतिक को कॉल ट्राई कर रही थी, वो उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। आंचल काफी हेल्पलेस फील कर रही थी। उसे इत्ती के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बुरा तो सुहानी को भी लग रहा था, लेकिन उसे इन सब मामलों में नहीं पड़ना था। सबकी घूरती नजरें महसूस कर इत्ती को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। अब तो उसके पास उसका फोन भी नहीं था। उस लेडीज कांस्टेबल ने बेरहमी से हथकड़ी को खींच, जिसे इत्ती के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। वेट, आप इसे अकेले नहीं ले सकते। अनंत वहां लंगड़ाते हुए आया। उसने इत्ती को देखा, जो अब रो तो नहीं रही थी, लेकिन काफी डरी हुई थी। इतना सब हो गया और उसे बाद में पता चला। इत्ती से बहस करने के बाद वो सीधा अपने पैर की ड्रेसिंग कराने मेडिकल रूम चला गया था। वो वहां से निकल ही रहा था कि रीवान आंचल को अपनी गोद में लेकर वहां आया। रीवान ने जैसे ही अनंत को अपने सामने देखा तो पल्लवी को बेड पर ध्यान से लेटाते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं छोड़ूंगा नहीं। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर अनंत कंफ्यूज हो गया, लेकिन अचानक उसे इत्ती का ख्याल आया। बस फिर क्या। उसने पूरी बात भी नहीं जानी और भागते हुए यहाँ आ गया। मेडिकल रूम सबसे लास्ट बिल्डिंग में था जब तक वो यहाँ पहुंचा। रास्ते में सिर्फ इसी बारे में बात हो रही थी। यहाँ आते आते उसे पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो गया। क्यों नहीं ले जा सकते हम इसे अकेले? तुम्हें भी जाना है इसके साथ। हम ऐसा कहते ही उसने उस पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह पर तेजी से पंच मार दिया। वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ऑफिसर कुछ पल तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ उसके साथ क्या हुआ था, वो गुस्से से तमतमा गया। अनंत मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे करते हुए बोला, ऑन ड्यूटी। ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मुझे जेल होगी ना। तेरी सारी हीरोगिरी में थाने जाकर निकालता हूँ। इसे भी लेकर चलो। इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए दूसरे मेल कांस्टेबल को अनंत को हथकड़ी पहनाने का इशारा किया। वहां जमा स्टूडेंट काफी इंटरेस्ट से इस सीन को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ किसी की जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन फिर भी वहां खड़ी लड़कियां इत्ती से जल रही थी, क्योंकि अनंत ने उसके लिए इतना बड़ा जोखिम जो लिया था। ऑफिसर्स इत्ती और अनंत को ले गए। कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सबको यकीन था कि यह सब इत्ती ने ही किया था। ऊपर से सबकी नजरों में इतनी नॉर्मल सी स्टूडेंट थी, जिसका कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं था, जबकि पल्लवी रीवान की गर्लफ्रेंड थी और रीवान के पापा कमिश्नर थे। विशाल, जो इत्ती का ड्राइवर और उसका बॉडीगार्ड था, उसने कई बार आहार्य और ऋतिक को कॉल ट्राई किया, बट उनका कॉल नॉट रीचेबल था। उसने आज की डेट देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया। वह जाया ही दोनों को कॉल ट्राई कर रहा था। वो दोनों फोन कैसे उठा सकते थे? आज के दिन आहार्य की मीटिंग होती थी। इस मीटिंग का ताल्लुक उसके बिजनेस से नहीं बल्कि उसके ऑर्गेनाइजेशन से था। इट्टी ऑर्गेनाइजेशन हर 6 महीने में अपना एक न्यू क्रिएशन लॉन्च करती थी। आहार्य इस वक्त जहां से ये मीटिंग अटेंड कर रहा था, वहां कोई अदर सिस्टम या अदर डिवाइसेस का नेटवर्क ब्लॉक हो जाता था। वहां की टेक्निकल सिक्योरिटी बेहद हाई अलर्ट थी, क्योंकि जितनी इन्फ्लुएंस इस ऑर्गेनाइजेशन का था, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को इसके मास्टर को जानने में था, जो किसी शैडो की तरह था। हल्की सी गलती और उसकी पहचान दुनिया के सामने, फिर सब बर्बाद हो जाएगा। आहार्य अपनी इस मीटिंग में बिजी था। उसने कहाँ सोचा होगा कि उसकी चेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में होगी। विशाल की पकड़ अपने फोन पर कस गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया।
यह उसके पास आखिरी रास्ता था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने इतना ही कहा कि उसे ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं इस केस को पर्सनली हैंडल करने के लिए। विशाल इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मीटिंग काफी लंबी चलने वाली थी। यह फैसला लेने से पहले उसने एक बार भी दोबारा नहीं सोचा था। वो इतना तो जानता था कि उसकी बॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी वाइफ है। उसके इस एक्शन से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते उन्हें तो वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर उसकी माम को कुछ हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो झेल नहीं पाएगा। पुलिस वैन में इत्ती और अनंत आमने सामने वाली सीट से बैठे थे। अनंत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लॉन्ग ड्राइव पर आया हो। इत्ती का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसे इतना तो यकीन था कि जैसे ही आहार्य को इस बारे में पता चलेगा वो उसे बचा ही लेगा, लेकिन डर उसे इस बात का लग रहा था कि अगर पल्लवी को कुछ हो गया तो वो इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। असल में वो अभी तक नहीं समझ पाई थी कि यह सब पल्लवी की चाल थी। पल्लवी को आ चुका था। उसके एक हाथ में फ्रैक्चर था, बाकी वह पूरी तरीके से ठीक थी। रीवान अभी भी उसके करीब बैठा हुआ था। अभी तक तो उसे इत्ती का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अचानक ही उसे इत्ती का ख्याल आया। उसे ध्यान आया कि उसने इत्ती से कितने गुस्से में बात की थी। वो अपनी सीट से उठा, लेकिन तभी पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। उसने पल्लवी का हाथ था अपने हाथ से हटा धीरे से उसे बेड पर रख दिया। एक नर्स को पल्लवी ख्याल रखने का बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही दो लड़कियां रूम में आई। उन्हें देखते ही पल्लवी के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। वह दोनों पल्लवी के करीब आकर बैठ गई। उसका फोन कहाँ है? पल्लवी के कहते ही उनमें से एक लड़की ने जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकाला और पल्लवी का इशारा समझकर उसे पल्लवी के बेड साइड टेबल पर रख दिया। कुछ दूरी पर जाने के बाद रीवान को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने पॉकेट को टच करते हुए खुद से कहा, मेरा फोन आई थिंक रूम में रह गया। वो वापस मेडिकल रूम की तरफ मुड़ गया। उसने गेट खोला तो पल्लवी आंखें बंद कर लेती थी। उसके पास ही वो दो लड़कियां खड़ी थी। वो बेड के करीब आया तो देखा उसका फोन बेड साइड टेबल पर रखा था। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रीवा ने अपना फोन उठाया और उन दोनों को पल्लवी का ख्याल रखने का बोलकर वापस रूम से बाहर चला गया। क्या प्लान बनाया है तुमने, पल्लवी? रीवान के जाते ही उसमें से एक लड़की ने धीमी आवाज में कहा, जिसे सुनकर पल्लवी के फेस पर डेविल स्माइल आ गए। अगर रीवान को पता चला कि हमने उसके फोन से उसके डैड को मैसेज किया तो? उस दूसरी लड़की ने डरते हुए कहा। जिसे सुनकर पल्लवी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं होगा। रीवान ने ऐसा पहले भी किया है। जो भी उससे उलझता है, रीवान अपने डैड से कहकर उसे ऐसे ही रास्ते से हटा देता है। अंकल रीवान से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उसकी हर नाजायज विश को हमेशा से पूरा करते आए हैं। वैसे भी उन्हें सिर्फ एक ऑर्डर ही तो देना था, दैट्स इट। उनका एक ऑर्डर इतना पावरफुल है कि अब वो लड़की नहीं बचेगी। उसका करियर सब गया, कौन बचाएगा उसे? कमिश्नर का ऑर्डर है, वो लोग ज्यादा तहकीकात भी नहीं करेंगे। आखिर में वही इवल स्माइल के साथ बोली, तुमने उस कंस्टेबल को समझा दिया न कि उस घमंडी लड़की का सारा घमंड निकाल दे। हाँ, पता है उसने कितनी बेरहमी से उसे हथकड़ी पहनाई थी। पल्लवी के फेस पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस आ गए। पहले दिन से ही उसे इतनी खटक रही थी और फिर उसने उसकी इतनी बेइज्जती की। आखिर आज उसने इत्ती से हर चीज का बदला एक ही झटके में ले ही लिया। उसने अपने प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि अभी भी उसे यही लगता था कि इतनी का बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल है। वो बस यूं ही हवा में उड़ती है। अब उसने उसे जेल में पहुंचा दिया था, तो वो आसानी से जेल से बाहर नहीं आने वाली थी, और आ भी गई तो उसके खिलाफ जो प्रूफ है, उससे वो कभी भी बेगुनाह साबित नहीं हो पाएगी, और जल्द ही उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। पुलिस वैन में अनंत को इतना रिलैक्स देखकर फीमेल कांस्टेबल चिढ़ते हुए बोली, तुम जेल जा रहे हो पिकनिक मनाने नहीं। जो इतने एक्साइटेड हो, वहां जाकर तुम्हारी सारी आशिकी का भूत उतर जाएगा। बोलकर उसने इत्ती को घूरा। उसने मन ही मन सोच लिया था, शायद इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा था, तभी तो इस लड़के ने इतना बड़ा रिस्क लिया।
अनंत मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम पुलिस वैन में बैठा हूँ, दैट्स व्हाई आई फील थ्रिल्ड। उसकी ये बात सुनकर तो इत्ती भी अपनी फिक्र छोड़कर उसे गुस्से से घूरने लगी। इस वक्त भी इस बेवकूफ को मजाक सूझ रहा था। हाँ, वो ये मानना नहीं चाहती थी कि अनंत के साथ होने से उसे इतना डर नहीं लग रहा था जितना वो अकेले होती तो उसे लगता। ना जाने क्यों उसे अनंत से कभी बुरी वाइब्स नहीं आई। थोड़ी देर में वैन पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। इस बार भी उस कांस्टेबल ने इतनी को खींचते हुए वैन से नीचे उतारा। हथकड़ी की वजह से इत्ती की कलाइयां छिल गई थी। अनंत ने ये देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया। प्लीज आप मुझे एक कॉल करने दीजिए, इतने लॉकअप का गेट पकड़ते हुए कहा। इत्ती और अनंत को एक ही लॉकअप में डाला गया था। उसकी बात सुनकर वही फीमेल कांस्टेबल उस लोहे के गेट पर अपने डंडे से मारते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आता, फोन नहीं मिलेगा। इत्ती ने सही वक्त पर अपना हाथ हटा लिया, वरना उसके हाथ में डंडे से बेहद चोट आती। अनंत ने इत्ती का हाथ पकड़ा और उसे वहां रखी उस टूटी फूटी लकड़ी के बेंच पर बैठाते हुए बोला, थोड़ा पेशेंस रखो। उसने मन ही मन कहा, ये सब आज ही होना था, आज तो वो बिजी होगा। क्या मैंने गलती कर दी, मुझे बाहर ही रहना चाहिए था। शायद फिर मैं कुछ कर पाता, लेकिन उस वक्त मुझे यही सूझा, अगर ये अकेले होती तो न जाने कैसे हैंडल करती। आंचल पुलिस स्टेशन के बाहर बार बार कांस्टेबल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे इत्ती से मिलने दिया जाए, लेकिन कांस्टेबल उसके लाख मिन्नतों के बाद भी उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। उसके पास सिर्फ ऋतिक का ही नंबर था, जिसका फोन लग नहीं रहा था। उसके पास इतनी पावर भी नहीं थी को वो इत्ती के लिए कुछ कर पाए। आंचल के बार बार रिक्वेस्ट करने से वो कांस्टेबल भी इरिटेट हो गई। वो गुस्से से तीखे लहजे में बोली, मिलने का टाइम खत्म हो गया है, कहा न कल आना। विशाल की कार शहर के बाहर एक जंगल में आकर रुकी। बाहर से देखने पर वह एक सदा सा घर था। विशाल ने दूर के साइड में लगे सिक्योरिटी सिस्टम में एक कार्ड रखा जिससे वो दूर खुल गया। अंदर कई सारे सिक्योरिटी चेक्स के बाद ये सब करने में उसे काफी वक्त लग रहा था। आखिर वो एक दूर के पास आकर रुका। उसके हाथ में कार्ड था। वो कुछ पल ठिठका क्योंकि यह बहुत रिस्की होने वाला था। आखिर में उसने उस कार्ड को सिक्योरिटी सिस्टम में रख दिया। थोड़ी स्कैनिंग के बाद धीरे धीरे डोर खोलने लगा। अब विशाल हल्का सा रूम के अंदर देख सकता था। एक पल तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। ये रूम इतना एडवांस था। वहां रूम के साइज के ही डिजिटल कंप्यूटर्स लगे हुए थे, जो ट्रांसपेरेंट थे। डोर खुलने की आवाज से ऋतिक और आहार्य का ध्यान दूर की तरफ चला गया। अचानक किसी के आने से ऋतिक बुरी तरीके से चीखा, व्हाट द हेल। वो जल्दी जल्दी सारे सिस्टम्स क्लोज करने लगा। विशाल ने जैसे ही रूम में एक कदम रखा तो वो झटके से पीछे हो गया। वहां भी इनविजिबल सिक्योरिटी सिस्टम था। विशाल यहाँ से जाओ, क्लोज द डोर, ऋतिक फिर से चीखा। लेकिन विशाल उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। वो बस देख सकता था कि ऋतिक कुछ कह रहा है। ऑफ द सिक्योरिटी, आहार्य ने ऋतिक को ऑर्डर दिया। बट बॉस, डू एज आई सेड, कहते हुए आहार्य चेयर से उठ गया। विशाल यहाँ यानी मैटर इत्ती का था। अब उसे कहा किसी चीज का होश रहता नहीं। पेशेंस। ऋतिक में ना चाहते हुए सिक्योरिटी ऑफ कर दी। विशाल ने देखा कि डोर के सामने ब्लू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिमूव हो रही थी। उसने दोबारा कदम रखा तो वो आसानी से रूम में एंटर हो गया। जैसे ही सिक्योरिटी ऑफ हुई, आहार्य और ऋतिक का फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा, जैसे उनके फोन में नोटिफिकेशन का सैलाब आ गया था। बैरियर हट चुका था, इसलिए अब फोन में सिग्नल आ रहा था। विशाल डर से हौंफते हुए आहार्य को सब बताने लगा। जैसे जैसे आहार्य सुन रहा था, उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो सब भूल गया जो वो कुछ देर पहले कर रहा था। उसकी चेरी के साथ इतना बुरा हुआ और उसे खबर भी नहीं। दे आर डेड। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से वहां से निकल गया। उसके पीछे विशाल भी। ऋतिक अभी भी वहीं खड़ा था। उसने बड़ी सी स्क्रीन को देखा। उसे यकीन था कुछ बुरा होगा, क्योंकि बुरा होना था। जो लोग हाथ जमाए बैठे थे, शायद उन्हें वो मिल गया था जो उन्हें चाहिए था। स्विट्जरलैंड। बॉस, वी गॉट दैट लोकेशन। अपने स्पेक्ट्स को ठीक करते हुए वो अपनी चेयर से लगभग गिर गया।
उसे यकीन नहीं था कि वो इस बार कामयाब होगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई। वो उसके पीछे कब आया? ये आदमी किसी शैतान की तरह था। उसे अपने इतने करीब देख डर से उसकी कमर अकड़ गई। उसे अपने कान के पास उसकी सर्द आवाज आई, इंडिया। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। फिर उसके कान में उस शैतान की शैतानी हंसी गूंजी। इंडिया, इंडिया, फाइनली आई फाउंड हिम, इट्स टाइम टू रिवेंज, इट्स टाइम टू मीट हिम, वेट फॉर मी माई ब्रदर। न जाने उसे क्या मिल गया था। एपिसोड 204, बिहेव लाइक माई वाइफ। अब आगे। वो कांस्टेबल जिसने इत्ती को हथकड़ी पहनाई थी, वो कब से इत्ती को घूरे जा रही थी। इत्ती और अनंत भी ये चीज नोटिस कर थे कि वो कुछ अजीब थी। पुलिस स्टेशन के मेन इंस्पेक्टर को एक इम्पोर्टेंट केस के लिए वहां से जाना पड़ा। अब स्टेशन में कुछ कांस्टेबल ही बचे थे, उनके अलावा जो कैदी थे। अचानक ही उस कांस्टेबल के चेहरे पर शैतानी चमक आ गई। उसने अपना मोटा डंडा उठाया और उस लॉकअप की ओर जाने लगी, जहां पर इत्ती और अनंत को रखा गया था। उसने लॉक खोला और अंदर आई। वो इत्ती को घूरते हुए अपने हाथ की हथेली पर धीरे धीरे उस डंडे को मार रही थी। चल अब तेरी खातिरदारी का वक्त हो गया, वो डेविल स्माइल के साथ बोली। इत्ती घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, अंडस को क्या? अनंत भी गुस्से से बोला, ये क्या बोल रही हो? अभी उसका क्राइम प्रूफ नहीं हुआ, ना ही ऐसे कोई ऑर्डर्स हैं। उसने सर टेढ़ा कर अनंत को देखा और बिना किसी वार्निंग के अनंत के पैर पर उस डंडे से वार कर दिया। अनंत, इत्ती ने चीखते हुए कहा। अनंत वैसे ही जख्मी था। उसे एक पल बेहद दर्द का एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही उसने इत्ती के मुंह से अपना नाम सुना, वो अपना दर्द जब्त करते हुए बोला, हे क्या तुमने मेरा नाम लिया? तुम दोनों की आशिकी का भूत एक साथ उतारना पड़ेगा। अब उसका निशाना इत्ती पर था। इत्ती ने चीखकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को डर से अपने हाथ से ढक लिया। लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नजर उसे एक शख्स पर गई। उसे देखते ही उसकी आंखों में तेजी से आंसू बहने लगे। कांस्टेबल ने बिना पीछे मुड़े बदतमीजी से कहा, कौन है बे? तुझे भी मरना है क्या? बोलकर उसने डंडे को खींचा, लेकिन दूसरी तरफ से मकड़ मजबूत थी। वो गुस्से से पीछे मुड़ी तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। उस शख्स ने उसे आगे बोलने का कोई मौका नहीं दिया और बेरहमी से उसके हाथ से डंडे को छीनकर झटके से उसी के पैरों पर फेंक दिया। उस कांस्टेबल की चीख पूरे लॉकअप में गूंज गई। उसे बेहद दर्द का एहसास हुआ। उसने झुककर अपने पैरों को दर्द से पकड़ लिया। आहार्य उसके करीब से गुजरते हुए इत्ती के करीब गया और झट से उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। इत्ती तेज तेज रोने लगी। उसकी सारी हिम्मत, डर, तकलीफ एक इस इंसान के सामने आकर पिघल गई। अंडस को आप ही अंडस को इतनी अंडस को देर म अंडस को में क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। म अंडस को मैंने अंडस को कुछ न अंडस को नहीं किया। म अंडस को मुझे बहुत इन अंडस को इंसल्टिंग फील हो रहा अंडस को रहा है। म अंडस को मैंने नहीं। वो शिकायत, अपनी करंट फीलिंग्स उससे जाहिर करने लगी। उसने इतनी देर से जो खुद को समेटा था, अब वो उसके सामने बिखर गई। अब उसे किसी का भी कोई डर नहीं था, न ही मजबूत बनने का दिखावा करने की जरूरत थी। वो छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। आहार्य ने कुछ नहीं कहा, उसे रोने दिया। वहां सिर्फ इत्ती के रोने की आवाजें आ रही थी। आहार्य एकदम खामोश था। जाहिर था ये तूफान से पहले की शांति थी। उस कांस्टेबल की तकलीफ थोड़ी कम हुई तो उसने सर उठाकर देखा। वहां अब कई सारे काले कपड़े पहने आदमी खड़े थे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि इतना बड़ा सारा पुलिस स्टेशन भी छोटा पर लग रहा था। उसने उस शख्स को देखा जिसने अभी उस पर वार किया था। वो उसे जानती नहीं थी, लेकिन उसकी डार्क प्रेजेंस से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। लॉकअप काफी बड़ा था, लेकिन उस एक शख्स के आने से उसे वहां घुटन का एहसास हो रहा था। विशाल लॉकअप ले पास खड़ा उस कांस्टेबल को गुस्से से घूर रहा था। उसका दिल किया उसका गला दबा दे। उसे बस अपने बॉस के ऑर्डर का इंतजार था। कांस्टेबल ने आखिर थोड़ी हिम्मत कर कहा, कौन हो तुम सब? और ऐसे बिना परमिशन के यहाँ कैसे आए? ये कोई गार्डन नहीं, पुलिस स्टेशन है, और ये लड़की क्रिमी अंडस्को
उसने अपनी बात पूरे भी नहीं की थी कि आहार्य ने एक हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया। उसके आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। आहार्य ने एक हाथ से अभी भी इत्ती को गले लगाया हुआ था। इत्ती का पूरा चेहरा आहार्य की बाजुओं में छुप गया था। मैं क्रिमिनल नहीं। मेरी वाइफ के लिए ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसके साथ ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज धीरे थी, लेकिन बेहद सर्द, इतनी कि इत्ती भी डर कर खामोश हो गई। आहार्य के गार्ड्स और विशाल भी हैरान थे। वो कभी इस लहजे में बात नहीं करता था, किसी औरत से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आहार्य को क्या परवाह थी? सामने खड़ा इंसान मर्द हो या औरत, वो तो उसकी दुश्मन थी जिसे वो किसी भी पल मौत के घाट उतार देने वाला था। वो सिर्फ उसका गला ही नहीं दबा रहा था, बल्कि अपने नाखूनों को बेरहमी से उसके गले में घुसेड़ रहा था, जिससे कि उसकी गर्दन बुरी तरीके छिलने लगी। उसमें खून भी निकलना शुरू हो गया था। उस कांस्टेबल को लगा कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। उसकी आंखें लगभग बाहर आने को थी, जैसे उसे लगा कि अब उसके सांसें रुकने वाली है। आहार्य ने उसे झटके से झटक दिया। वह इतनी आसान मौत उसे कैसे मरने देता? आहार्य के छोड़ते ही कांस्टेबल का सर दीवार से जा लगा और उसे एक बार फिर अपने सर में तेज दर्द का एहसास हुआ। वह बुरी तरह से खांस रही थी। उसका एक हाथ अपने गले पर था और दूसरा अपने सर पर। उसे अपने सर में भी दर्द हो रहा था और अपने गले में भी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह नजर उठाकर आहार्य को देखे। उसने अपनी जिंदगी में इतना खतरनाक इंसान आज तक नहीं देखा था। हालांकि वह खुद इतनी बेरहम थी। उसने कई मुजरिमों को बेरहमी से टॉर्चर किया था, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ, उसने अपने बेहद करीब से अपनी मौत को महसूस किया था। आहार्य ने इत्ती का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ सख्त थी और उसे लेकर लॉकअप से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसके गार्ड्स बाहर से उसी इंस्पेक्टर को पकड़कर लेकर आए, जिसने इत्ती को गिरफ्तार किया था। दूसरे लॉकअप में जो कैदी मौजूद थे, वह भी अपने अपने लॉकअप के गेट पर खड़े होकर हैरानी से इन सब चीजों को देख रहे थे। मिस्टर सिंह, आप यहाँ? आपके गार्ड्स मुझे ऐसे क्यों उठा कर लेकर आए हैं? इंस्पेक्टर को आहार्य के सामने घुटनों पर बैठा दिया गया था। उसके हाथ पीछे की ओर हथकड़ी से बंधे थे। वह किसी केस के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन तभी कुछ काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स उसे बेरहमी से घसीटते हुए वहां से ले जाने लगे। वह चीखता रहा, लेकिन उन्होंने उसके हाथ को पीछे से हथकड़ी से बांध दिया और उसको उठाकर उसी हालत में यहाँ ले आए। उसकी नजर इत्ती पर गई तो वो हैरानी से बोला, ये लड़की, इसने तो आज ही अंडस्को वाइफ है ये मेरी, जिसे तुमने आज इतना परेशान किया। आहार्य ने सर्द लहजे से उसे बीच में ही टोक दिया। उसे जरा भी पसंद नहीं आया था कोई भी उसकी वाइफ का जिक्र इतनी डिसरिस्पेक्टेड वे में करे। वाइफ? इंस्पेक्टर हल्का गया। उसने बेयकीनी से सर उठाकर इत्ती को देखा। उसी वक्त आहार्य इत्ती के सामने आ गया और इंस्पेक्टर को घूरते हुए उसके करीब जाने लगा। आहार्य के हर कदम के साथ इंस्पेक्टर को लगा उसकी मौत करीब आ रही थी। वो हकलाते हुए बोला, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। भले ही ये आपकी वाइफ हो, लेकिन इन्होंने गुनाह किया, हमने बस अपनी ड्यूटी निभाई। आहार्य पंजों के बल उसके सामने बैठा। अब दोनों का चेहरा सामने था। आहार्य ने उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, ड्यूटी विदाउट कंप्लेंट, बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी प्रूफ तुमने किसी को अरेस्ट किया, इसे तुम ड्यूटी कहते हो? इंस्पेक्टर चुप हो गया, क्योंकि ये सच था। उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, बस एक वीडियो और एक ऑर्डर। आहार्य की पकड़ सख्त हो गई। धीरे धीरे और तेज इंस्पेक्टर ने दर्द से छटपटाते हुए कहा, भले ही कंप्लेंट आई थी, लेकिन हमारे पास वैलिड प्रूफ हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। वो छटपटा रहा था, लेकिन उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए थे, जिससे वह आगे हाथ हटा नहीं सकता था। अगर खुले भी होते तब भी उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। अपना सो कॉल्ड प्रूफ अपने पास ही रखो। आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट शिट। इंस्पेक्टर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने आखिर में खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कि हमें इन्हें अरेस्ट करना है। हम उनके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते थे। अगर हमें पता होता तो कि ये आपकी वाइफ हैं, तो हम ऐसा कभी नहीं करते। हमारी कोई गलती नहीं, हमें माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर
आहार्य ने उसके चेहरे पर बिना वार्निंग तेजी से एक पंच मारते हुए चिल्लाकर कहा, गलती तो उसकी भी नहीं थी, लेकिन उसे इतना हमिलिएशन सहना पड़ा, उसकी भरपाई तुम में से कौन कर सकता है? ड्यूटी, यही है तुम्हारी सो कॉल्ड ड्यूटी, विदाउट कंप्लेंट, विदाउट प्रूफ। तुमने मेरी वाइफ को अरेस्ट किया, बहुत गलत किया। आहार्य ने उसे इतने पंच किए थे कि उसका चेहरा खून सन गया। वह जमीन पर लेट गया, उसकी सांसें धीमी पड़ गई थी। आहार्य की सांसें गुस्से से तेज चल रही थी। इत्ती अपनी जगह पर खड़ी थी। इस बार उसे आहार्य के गुस्से से डर नहीं लगा था, नहीं उस इंस्पेक्टर के ऊपर कोई तरस आ रहा था। अब जाकर उसे पता चला कि नहीं उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई थी, ना ही कुछ, तो उसे अरेस्ट किस बेसिस पर किया गया था? यानी उसे ट्रैप किया गया था। थोड़ी देर पहले जो गिल्ट का एहसास उसे हो रहा था, सब खत्म हो गया। अब उसे हर शख्स पर गुस्सा आ रहा था जो इन सब में इन्वॉल्व था। उसे अपनी बेइज्जती याद आई और उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। उसके अंदर गुस्से का एक सैलाब उमड़ रहा था। इंस्पेक्टर जमीन पर लेटा था और उसके हाथ पीछे की ओर बढ़े हुए थे। उसे अपने हाथ की हड्डियां टूटी हुई महसूस हो रही थी। आहार्य यही नहीं रुका, उसका दिमाग गुस्से से जल रहा था। विशाल ने उसे जितना बताया और का में आते वक्त उसने पूरे इंसिडेंट का गहराई से पता कर लिया था। जैसे जैसे उसे सारी बातों पता चला, तब से उसका खून उबल रहा था। भले ही यह प्लान उस घटिया लड़की का था, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व था, जिसने भी उसकी इत्ती को बुरा भला कहा था, उन सभी स्टूडेंट, उन सभी कांस्टेबल, उस इंस्पेक्टर, वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। काम में ही उसने इत्ती के कॉलेज के सभी सर्विलेंस कैमरास को हैक कर लिया था। पल्लवी और इत्ती की वीडियो, उसके बाद ग्राउंड में हुआ तमाशा, उसने हर उस स्टूडेंट की शक्ल अपनी आंखों में बसा ली थी जिसने इत्ती को मजाक उड़ाने वाली नजर से देखा या उसके बारे में कोई बुरी बात कही। जब उसने देखा कैसे वह कांस्टेबल ने उसकी जान से प्यारी वाइफ के हाथ में हथकड़ी पहनाए और उसे बेरहमी से खींचा, उसके दिल में बेहद दर्द हुआ। और फिर जैसे ही उसने पुलिस स्टेशन में एंटर किया, उसने देखा था कैसे वो उसकी चेरी को डंडे से मारने वाली थी। अगर उसे एक सेकंड भी लेट होता तो इत्ती को कितनी चोट आती, उसे कितना दर्द होता। बस इस ख्याल से ही आहार्य को अपने दिल में बेहद दर्द का एहसास हुआ। बस फिर क्या, जैसे उसने उस औरत को देखा, उसने एक पल भी उसके औरत होने का लिहाज नहीं किया। फिर वह इंस्पेक्टर जैसे उसके सामने आया, वह फिर से एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आहार्य ने उसकी वर्दी पर लगे स्टॉर्स को खींचकर बाहर निकालने लगा। उसने उसके खून से सने चेहरे को देखते हुए गुस्से से कहा, तू इस काबिल नहीं, ना ही तो इन्हें डिजर्व करता है। ये ऑनर है और तू इनकी वैल्यू गिरा रहा था। एक गार्ड उसके करीब आया। आहार्य ने उसके हाथ में वो स्टार्स रख दिए। आहार्य खड़ा हुआ, उसके बाल बुरी तरह से बिखर चुके थे, उसके हाथों पर खून लगा था। उसने अपने जूते को उस इंस्पेक्टर के चेहरे पर रखा और बेरहमी से अपने लेदर शूज से उसके चेहरे को मसलने लगा। जी तो उसका चाह रहा था कि अभी इसी वक्त उसे जान से मार दे, लेकिन अभी इतनी थी, वो बस उसे मार सकता था, सांसें नहीं छीन सकता था। रीवान पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा गार्ड से बहस कर रहा था कि उसको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। देखो, तुम लोग जो भी हो मेरे डैड को नहीं जानते। लेकिन उसकी इस बात का भी उन गार्ड्स पर कोई असर नहीं हुआ। वह चट्टान की तरफ उनके सामने खड़े थे। वहां एक्का आकर रुकी। रीवान की नजर जैसे ही उस सिविल का पर गई, उसके मुंह से हैरानी से निकला, डैड। कमिश्नर विक्रम बीस्ट बेहद घबराए हुए सिका से बाहर आए। उनके माथे पर ठंडा पसीना था। उन्होंने रीवान को देखा और गुस्से से बोले, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें पता भी है तुमने किसे अरेस्ट करने को कहा? काश मैंने ध्यान दिया होता और डायरेक्ट उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर ना दिया होता। जल्दी चलिए मिस्टर बीस्ट, गार्ड्स ने उन्हें अंदर चलने को कहा। डी_डैड रीवान भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन गार्ड ने उसे एक बार फिर रोक लिया। अरेस्ट, ये डैड क्या बोल रहे थे? वो उलझ गया। उसने गार्ड्स को देखा। ये लोग किसके लोग थे जिसे उसके डैड भी खौफ खा रहे थे? बॉस, कौन है इनका बॉस? क्या ये अनंत के लोग थे? उसे पता चला था। अनंत ने क्या किया? ये बेहद हैरानी की बात थी।
वो इतना कॉन्फिडेंट था, क्या उस यकीन था वो इत्ती को अपने आप को बचा लेगा। तो क्या ये गार्ड्स उसी के लोग थे? कौन था वो जिससे उसके डैड भी डर हुए थे? उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने अपना सर पकड़ लिया और वहीं खड़ा रहा। उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसे इत्ती के बारे में पता चला, वह जल्दी से यहाँ आ गया। वह यहाँ उसे बचाने ही आया था, लेकिन यहाँ का माहौल तो कुछ और ही था। उसके डैड क्या कह रहे थे? वो इत्ती को क्यों अरेस्ट करवाएगा? गार्ड्स ने उसे देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं रखता। उन्हें भी कोई परेशानी नहीं थी, उनका काम था किसी को अंदर ना जाने देना। विक्रम बिष्ट ने जैसे ही पुलिस स्टेशन में कदम रखा, उनकी नजर जख्मी हालत में जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर पर गई और फिर खुद को जानलेवा नजरों से घूरते हुए आहार्य पर। उन्होंने एक नजर उसके पीछे खड़ी लड़की को देखा। वह उसे नहीं जानते थे। मिस्टर सिंह, तो आपने मेरी वाइफ को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? वाइफ, अब तक इस मसले से अनजान मिस्टर बिष्ट को झटका लगा। उन्होंने जिसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था, वो मिस्टर सिंह की वाइफ। उनके बेटे ने इतनी बड़ी बेवकूफी की, और उन्होंने भी इस बेवकूफी को पूरा किया। आई एम सॉरी, मर्डस को मुझे। आहार्य ने उनकी बात बीच में काटते हुए सर्द आवाज में कहा। आई सेड किस बेसिस पर आपने मेरी वाइफ को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था? आई वॉन्ट टू नो दैट रीजन, नो योर शिट। विक्रम बिष्ट ने अपना गला तर किया। वह कैसे ये बताते कि यह सब उन्होंने अपने बेटे के लिए किया था? उनके बेटे ने उन्हें हर बार की तरह मैसेज किया और उन्होंने बिना उस मैसेज को देखे अपने असिस्टेंट को इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहा। काश वह एक बार उस मैसेज को देख लेते। उन्हें लगा हर बार की तरह उनके बेटे ने किसी से पंगा लिया होगा, या कोई उसके रास्ते में आया होगा। उन्हें कुछ ना बोलते देख, आहार्य पहले उनके करीब आया और ठंडी आवाज में बेहद गुस्से से बोला, आपकी खामोशी का मतलब मैं यह समझो कि आपने विदाउट एनी रीजन मेरी वाइफ को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आहार्य ने आगे चिल्लाते हुए कहा, दैट मीन्स आपने अपनी पावर का मिसयूज किया, राइट? कहकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। मिस्टर बीस्ट अंदर तक कांप गए। इतना तो वो समझ चुके थे कि आहार्य सब जानता था। आहार्य ने सर कर कर विशाल को देखा, जिसे समझकर विशाल ने मिस्टर बिष्ट के हाथ में कुछ पेपर रख दिए। मिस्टर बिष्ट ने धड़कते दिल के साथ जैसे ही उस पर नजर डाली, वो घुटनों पर खड़े न रह सके। परमानेंटली सस्पेंडेड, उद्धरण चिन्ह। उनका चेहरा पसीने से भीग गया। उन्होंने कांपते हाथों के साथ जल्दी जल्दी पेपर्स को पलट कर देखा। आखिर में प्रेसिडेंट के साइन भी थे। उनकी सारी पावर चली गई, यानी उनके पास कुछ नहीं बचा। वो बर्बाद हुए ही थे, लेकिन एक बदनामी के साथ। उन्हें पावर का बार बार मिसयूज करने के लिए सस्पेंड किया गया था। उन्होंने इससे पहले भी रिवान के कहने पर कई बार बेकसूरों का करियर खराब किया था। उनके घूस लेने का रिकॉर्ड और भी बहुत से रीजंस की वजह से उन्हें परमानेंटली अपनी पोस्ट से खारिज कर दिया गया था। अब ये कल की ब्रेकिंग न्यूज होगी, उनकी कितनी बदनामी होगी। को आप प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मेरा करियर रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मिस्टर बीस्ट अपने घुटनों पर आ गए। वो आहार्य के पैरों को पकड़ते, उससे पहले आहार्य नीचे झुक गया। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनके कान में बेहद धीरे से कहा, यहाँ आपका लकी थे कि आपने अनजाने में एक ऑर्डर दिया था। आई नो आपकी कोई गलती नहीं, ये आपकी बेवकूफ़ी ही थी, बट आई कांट डू नथिंग। मेरी वाइफ की भी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे इतना सफ़र करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कहीं न कहीं आपकी इस बेवकूफ़ी से टिट फॉर टैट। आपका कसूर इतना ही था, इसलिए मैंने आपको इतने में छोड़ दिया, जान से नहीं मारा। आहार्य ने उनके कंधों को पकड़ते हुए उन्हें खड़ा किया और उनके लेफ्ट कंधे को थपथपाते हुए बोला, मिस्टर बीस्ट घर जाए, रेस्ट कीजिए, परमानेंटली रेस्ट। आखिरी बात उसने आंखों से ही जताई। वो नहीं चाहता था कि पूरा मसला इत्ती के सामने आए। अगर उसे पता चलता कि इतनी सी बात के लिए उसने मिस्टर बीस्ट को इस हद तक बर्दाश्त कर दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। आहार्य का इशारा समझ एक गार्ड मिस्टर बिष्ट को लेकर वहां से चला गया। मिस्टर बिष्ट की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वह बाहर आए,
उन्हें देखते ही रिवान जल्दी से उनके पास आया और सवाल पर सवाल करने लगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, घर चलो। रिवान ने अपने डैड को देखा जो किसी हारे हुए इंसान की तरह लग रहे थे। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना था। पुलिस स्टेशन को एक नजर देख और अपने मन में बहुत सारे सवाल लिए अपने डैड को लेकर वो वहां से चला गया। आहार्या इत्ती के पास आया। इत्ती इतनी देर से वहीं खड़ी थी। वह उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, आई एम सॉरी, तुम इतनी देर से खड़ी थी, मैंने वक्त लगा दिया, रियली सॉरी। मुझे इनसे बाद में डील करना था, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। कहकर उसने इत्ती को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से चला गया। है गुस्से को काबू। तुम्हारे इस गुस्से से दो लोग मौत को नजदीक से महसूस करके वापस लौटे हैं। एक को तुमने डिप्रेशन में भेज दिया, वैसे अच्छा ही हुआ, दे डिजर्व। अनंत अपने जख्मी पैर के साथ लंगड़ाते हुए विशाल के पास आकर बोला, मुझे घर छोड़ दो। विशाल ने उसे घूरते हुए कहा, और मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। और ये ऑर्डर उन्होंने कब दिया? विशाल उसे घूरने लगा, जो सरेआम झूठ बोल रहा था। अनंत अपनी आई रोल करते हुए बोला, कॉमन सेंस, तुम्हारे बॉस की वाइफ के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम लिया, तो जाहिर सी बात है तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारे बॉस तुमसे खुश होंगे। चलो, अब मुझे जल्दी से घर छोड़ दो, मैं बहुत थक गया हूँ। विशाल ने इरिटेट होते हुए कहा, जोखिम? हाँ, तुम्हारी जिंदगी जोखिम में है। जब माँ अम ने तुम्हारा नाम लिया और उसके बाद तुम्हारी खुशी उस वक्त बॉस एंट्रेंस पर थे, एंड मैंने बेहद करीब से उनके एक्सप्रेशंस नोटिस किए थे। आगे तुम अपनी खैर सोचो। अनंत ने उसकी बात सुनी और अपना गला तर करते हुए अपने दूसरे सही सलामत हाथ को फिक्र से देखा। यू गॉट दैट? उसने अनंत के कंधे को थपथपाया और वहां से चला गया। अनंत को आहार्य पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो इतना संगदिल कैसे हो सकता था? एक तो उसने इत्ती के लिए इतना जोखिम उठाया, बदले में वो एक जख्मी इंसान को अकेला छोड़कर चला गया। हार्टलेस। जाने से पहले अचानक ही उसकी नजर पास ही लॉकअप पर पड़ी। उसने सरसरी निगाह से वहां आसपास के और लॉकअप्स को देखा और फिर उसी हालत में लेटे हुए इंस्पेक्टर को, जो अब बेहोश था। उसके फेस पर ईवल एक्सप्रेशंस आ गए। वो सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। का में आहार्य ने अभी भी इत्ती को अपनी गोद में बैठा रखा था। इत्ती धीरे से बोली, आप कितनी बार सॉरी कहेंगे? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। सॉरी, मैं तब नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा पाया। मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। आपको थोड़ी ना पता था ये होगा। आप ही इंसान ही हैं। मुझे यकीन था कि आप मुझे बचा लेंगे। इत्ती अभी काफी धीरे से बोल रही थी। वो घबराई हुई थी, हालांकि अब उसे डर नहीं था, लेकिन उसके दिल से वो सब कैसे निकलता, वो ह्यूमिलिएशन। आहार्य को उसे देखकर तकलीफ हो रही थी। उसकी चेहरी ऐसी नहीं थी। वो जरूर अभी गुस्सा होती और उन सभी को बद्दुआएं दे रही होती। कार रुकी और आहार्य इत्ती को वैसे ही उठाते हुए कार से बाहर आया। इत्ती ने सामने जगह को देखा, फिर आहार्य के चेहरे को। हम यहाँ क्यों आए? मुझे घर जाना है। बिहेव लाइक माई वाइफ। मतलब? इत्ती समझ नहीं पाई। तुम उसे सबक नहीं सीखना चाहती? कहकर आहार्य उसे लेकर उस पुराने से पैलेस के अंदर जाने लगा। इत्ती सोच में पड़ गई, लेकिन उसने उस आवाज को सुना। उसे आहार्य की बात का मतलब समझ आया। यह अंडरस्कोर ये पल्लवी। उस आवाज को सुनते ही इत्ती के मुंह से निकला। आहार्य ने कुछ नहीं कहा और डेवल एक्सप्रेशंस के साथ इत्ती को देखा। ठीक है, अब आप इतने डेस्परेट हैं मेरा ईवल लुक देखने के लिए, देन और कब मैं अपने बलवट हस्बैंड की ये विश तो पूरी कर ही सकती हूँ। उसने आहार के गाल पर किस करते हुए ईवल एक्सप्रेशंस के साथ कहा। थैंक यू सो मच अपने हस्बैंड की ये विश पूरी करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आहार्य के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसके दिल में सुकून। अपनी चेहरी को नॉर्मल देख जैसे उसकी सारी परेशानी दूर हो गई थी। बस एक इसी के पीछे उसकी पूरी दुनिया बसी थी। उसका सैड मूड आहार्य को परेशान कर देता था। विशाल जो उनके पीछे आ रहा था, उसने उनकी लवी डोवी बातें सुनी
और मन ही मन सोचा, कौन कह सकता है कि ये दोनों अभी किसी की जिंदगी नर्क बनाने जा रहे हैं। एपिसोड 205, मोहब्बत की गिरफ्त में जकड़ा इंसान। अब आगे आहार्य लगातार इत्ती से बात करते हुए उसे अंदर ले गया। वो एक बेहद पुराना किला था। आहार्य उसे वैसे ही उठाए ऊपर वाले फ्लोर पर गया। अब इत्ती बेहद पास से उस आवाज को सुन सकती थी। आहार्य से बात करना बंद कर उसने सामने देखा तो पल्लवी को दो गार्ड्स ने घुटनों पर बैठाया था। उसे देखते ही इत्ती को शदीद गुस्सा आने लगा। पल्लवी की नजर भी जैसे ही इत्ती पर गई, वो चौंक गई। उसकी हैरानी की कोई हद न थी। अंडस्को तुम यहाँ, उद्धरण चिन्ह। इत्ती के उसे इग्नोर कर आहार्य को देखते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए। आहार्य ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। अब जाकर पल्लवी की नजर आहार्य पर गई। वो उसे देखने लगी। पल्लवी को लगा उसने इस शख्स को कहीं तो देखा था। वह गौर से आहार्य को देखते हुए सोचने लगी और अचानक उसे याद आया कि एक बार वो रीवान से जिद करके उसके साथ एक बहुत ही बड़े होटल के पब में पार्टी करने गई थी। उन्हें वहां आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में होटल को खाली कर दिया गया, ये कहकर कि कोई विविप इंसान आने वाला है। पल्लवी को क्यूरियोसिटी थी उस इंसान को देखने की, इसलिए वो चुपके से वहीं छिप गई। इसके बाद भी उसे उस शख्स की हल्की सी साइड प्रोफाइल देखना ही नसीब हुआ था, क्योंकि वह बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। हाँ, यह वही था। पल्लवी को पूरा यकीन हो गया। उसका ऑरा इतना आउटस्टैंडिंग था कि पल्लवी कभी उसे अपने जहन से निकाल ही नहीं पाए। बाद में थोड़ा सर्च करने पर उसे पता चला कि उस दिन वहां मिस्टर आहार्य सिंह राजपूत आए थे। आहार्य के बारे में हर यूथ जानता था। वो उनकी इंस्पिरेशन था, जिसे मोस्टली यूथ अपना रोल मॉडल मानते थे, यहाँ तक कि रीवान भी। पल्लवी को झटका लगा ये सोचकर कि उसके सामने खड़ा ये शख्स आहार्य सिंह राजपूत है। इत्ती ने जब देखा कि पल्लवी कैसे घूर घूर कर उसके हस्बैंड को देखे जा रही थी, तो उसे उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने आहार्य को आंखें दिखाते हुए कहा, उधर मुंह करके खड़े हो जाए। यूजर इतना की कहा था कि बिना कोई सवाल किए आहार्य दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उसके गार्ड्स और विशाल ये देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुए। अब तो उन्हें इसकी आदत थी। वो सब जानते थे कि आहार्य इत्ती से डरता नहीं था। वो उसकी बेहद रिस्पेक्ट करता था और उससे बेहद प्यार भी। यही कारण था कि वो आहार्य की बेहद ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में वह एक बेहद सक्सेसफुल इंसान था, जिसके आगे खड़े होने की किसी की हिम्मत न थी। और पर्सनल लाइफ में एक बेहद अच्छा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के एक बार कहने पर ही बिना किसी सवाल के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। पीछे से भी कितने हैंडसम हैं। अब गायब होने के लिए तो नहीं कह सकती, मुझे थोड़ा टोलरेट करना होगा। आहार्य को पीछे से एडमायर कर वो पल्लवी की तरफ पलटी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से एकदम चेंज हो गए। अभी जो कुछ भी उसने देखा उसे पल्लवी के जहन में सवालों का सैलाब बुमड़ आया। लेकिन इत्ती को अपनी तरफ देखता पाकर वो एक बार फिर गुस्सा हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम अंडस्को तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था ना। इत्ती उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, अब तुमने इतना घटिया प्लान बनाया था, जैसे ही वह प्लान फेल हुआ, मैं जेल से बाहर आ गई। कहकर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई, जिससे पल्लवी का खून खौल गया। वो अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा प्लान? तुमने ही मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, देखो। तुम्हारे चक्कर में मेरे हाथ पर चोट आ गई। उसने अपना फ्रैक्चर्ड हाथ दिखाते हुए कहा, अच्छा है सिर्फ एक ही हाथ पर चोट आए, अब मैं तुम्हारे दूसरे हाथ, तुम्हारे दोनों पैर, इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी को फ्रैक्चर करूंगी। उसने यह बात बेहद बेहद संजीदा लहजे में कही थी, जिससे पल्लवी एक सेकंड के हिल गई। लेकिन अभी भी उसने बेशर्मी से कहा, तुम जरूर जेल से भाग गई होगी। अम्मम अफसोस, मैं चलकर नहीं आई, मुझे तो इन्होंने गोद में उठा लिया था। उसने पाउट करते हुए आहार्य की ओर इशारा किया, जो अभी भी पीठ किए खड़ा थी। पल्लवी ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, अंडस्को तुम आहार्य सिंह राजपूत को कैसे जानती हो? जैसे उसने आहार्य का नाम लिया, इत्ती अपनी कमर पर हाथ रख आहार्य की ओर पलटते हुए बोली, ये आपको जानती हैं? कैसे जानती हैं?
फिर तो आप भी इसे जानते होगे। आई डोंट नो हर, आहार्य ने सीधा कहा। वो पलटा नहीं था क्योंकि अभी तक इत्ती ने उसे पलटने की इजाजत नहीं दी थी। विशाल को लगा उसे अपने बॉस की मदद करनी चाहिए। उसने जल्दी से अपनी लेडी बॉस को एक्सप्लेन करते हुए कहा, माम बॉस इतने सक्सेसफुल है, सबका उन्हें जानना लाजमी है। हम करेक्ट, इत्ती ने सर हिलाया। अब उसका मूड थोड़ा बेहतर था, वरना तो वह पहले आहार्य की क्लास लेती, उसके बाद ही इस पल्लवी को सबक सिखाती। फिर उसने पल्लवी को देखकर हंसते हुए कहा, मैं उन्हें कैसे जानती हूँ? मैंने उनसे शादी की, फिर अब उन्हें थोड़ा थोड़ा जानने लगी। इन शॉर्ट वो मेरे हस्बैंड हैं, तो मेरा उन्हें जानना लाजमी है नहीं। इत्ती की बात सुनकर आहार्य के फेस पर स्माइल आ गई। उसे बहुत अच्छा लगता था जब इत्ती उसे अपना हस्बैंड कहती थी। इत्ती अपनी बात बेहद सारे तरीके से कही थी, लेकिन वहीं ये सुनकर पल्लवी को जैसे जोर का झटका लगा। अंडस को ऐसा नहीं हो सकता। अंडस को तुम, सदमे की हालत से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। जिसे उसने लो स्टैंडर्ड, थर्ड क्लास समझा था, असल में उसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होगा। उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन देख इत्ती काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी। ओ अच्छा, तुम सोच रही हो कि मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ हम्मम। लेट मी एक्सप्लेन यू, मैंने बस इन्हें सेड्यूस किया। मैं सीधा जाकर इनकी गोद में गिर गई थी, बस फिर हमारी शादी फिक्स हो गई। असल में इत्ती तब का जिक्र कर रही थी जब आहार्य फर्स्ट टाइम उसे देखने आया था और वह गलती से उसकी गोद में गिर गई थी। ये सुनकर आहार्य का जोर जोर से हंसने का मन हुआ। साथ ही उसने पल्लवी को टॉन्ट भी किया था। आज सुबह ही पल्लवी ने उससे कहा था कि वह लड़कों को सेड्यूस करती है। पल्लवी भी ये बखूबी समझी। इत्ती की बातों ने उसे बुरी तरीके से उलझा दिया था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की मिसेस सिंह थी। इत्ती ने अब इरिटेट होते हुए कहा, अब बस जितना तुम्हें जानना था उतना तुम जान चुकी हो, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। उसकी बात सुनकर पल्लवी बेहद घबरा गई। जाने का वक्त? क्या वो उसे जान से मारने वाली थी? इत्ती ने एक नजर पल्लवी के पीछे देखा, जहां स्टेयर्स थी। क्योंकि यह एक हिस्टोरिकल पैलेस था इसलिए इसकी सीढ़ियां भी पुराने जमाने टाइप थी, बेहद सकड़ी और छोटी छोटी, यहाँ तक कि दो सीढ़ी के बीच की ऊंचाई भी काफी ज्यादा थी। कोई इससे गिरता तो जाहिर था उसे बेहद चोट आती। वहां लगभग 45 सीढ़ियां थी, जो नीचे जाते हुए अंधेरे में गायब हो रही थी। आहार्य को इत्ती को कुछ समझने की जरूरत ही नहीं थी। इत्ती वैसे ही समझ गई कि आहार्य उससे क्या चाहता था। इत्ती अब उसे समझने लगी थी। वो लोगों को सबक उन्हीं के अंदाज में सिखाता था। जब कोई उसे पॉक करता और उसे ट्रैप करता तो वो उन्हीं के बिछाए जाल में उन्हें इस हद तक फंसा देता था कि वो कभी निकल ही ना पाए। चाल उन्हीं की, लेकिन खेलने का तरीका आहार्य का बेरहम तरीका। उन स्टेयर्स को देखकर इत्ती को डाउट हुआ कि अगर पल्लवी मर गई तो। वो आहार्य के पास आ गई। आहार्य कैसे न समझता उसे। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वो नहीं मरेगी। उसने आंखों से ही विशाल को इशारा किया तो विशाल जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोला, यस माम, इसे थोड़ी चोट आ सकती है लेकिन ये मरेगी नहीं। मम तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? इट्स टाइम फॉर योर रिवेंज। रिमेंबर, गलती तुम्हारी नहीं थी फिर भी तुमने सफर किया ना। इत्ती ने सर हिलाया। थी तो वो एक टीनेजर ही और एक लड़की, कितना भी गुस्सा हो दिल डगमगा गया था उसका। उसका दिल कि वो पल्लवी को माफ कर दे। आहार्य जानता था ऐसा होगा, लेकिन वो होने नहीं देगा। तुमने बिना गलती के सफर किया, उसे तुम पर रहम नहीं आया, तो इसने तो गुनाह किया। अगर तुम इस पर रहम खाओगी तो तुम बेवकूफ कहलाओगी। एंड रिमेंबर योर वर्ड्स, मैं कोई महानता की देवी नहीं। मम फिनिश दैट। आगे की बात उसने इत्ती के कान में कही, घर जाकर हमें कंसोलिंग रोमांस भी करना है। इत्ती की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो आहार्य को मारते हुए धीरे से बोली, कितने बेशर्म हैं आप। मुझे नहीं चाहिए आपका कंसर्न, अपने पास रखिए। मैं अब ठीक हूँ। कोई इत्ती को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि आहार्य की लंबाई के आगे इत्ती एकदम छिप गई थी। लेकिन इतना तो सब जान गए थे कि दोनों बहस कर रहे हैं, और उनके बॉस ने फिर उनकी लेडी बॉस को नाराज कर दिया। बस एक ही शख्स था, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था।
वो इतना तो समझ गई कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में तेजी से आंसू बहने लगे। एक बार उसने सर घुमाकर पीछे देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो छोटी छोटी पत्थर से बनी स्टेयर्स, जिन पर काई जमी थी, उन्हें देखते ही डर से उनकी बॉडी सुन्न पड़ने लगी। कॉलेज में जिन स्टेयर्स से वो गिरी थी वो आज के जमाने की थी, क्योंकि आजकल लोगों की हाइट कम होती है। उन्हें ऐसा ही डिजाइन किया गया था कि कोई भी आसानी से चल सके। ऊपर से वो महज 12 स्टेयर्स ही थी। वो गिरी भी बेहद एहतियात से थी, लेकिन अभी जो स्टेयर्स उसके सामने थी उस पर तो वो आसानी से चढ़ भी नहीं सकती थी, और उसे यहाँ से फेंका जाने वाला था। ये सोचकर ही उसकी रूह अंदर तक कांप गई। उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी और खुद को उन गार्ड्स से छुड़ाने की तेजी से कोशिश करने लगी। उसकी तेज चिल्लाहट की आवाज से आहार्या ने इरिटेशन से अपनी आंखें बंद कर ली। बस यही उसे नहीं पसंद था, इत्ती और उसके बीच कोई आए। वो इत्ती को टीज कर रहा था, और पल्लवी की चिल्लाहट उनकी बातों को डिस्टर्ब कर रही थी। उसने इत्ती के फोरहेड पर किस किया और उसे जाने के लिए कहा। जैसे जैसे इत्ती नजदीक आ रही थी, पल्लवी को लगा उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, जो बस कुछ ही पलों में उसे मिलने वाला था। आई एम सॉरी प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। वो लगभग उससे भीख मांग रही थी। गार्ड्स ने उसे खड़ा किया। प्लीज आ। इत्ती ने उसे ढकेल दिया। ये उसने बहुत जल्दी में किया था। वो खुद घबराई हुई थी। पल्लवी चीखते हुए नीचे लुढ़क रही थी। शांत एरिया में उसकी दर्द तड़प से भरी चीखें गूंज रही थी। कभी उसका सर पत्थर से टकराता, तो कभी उसकी कमर, तो कभी उसका हाथ। उसे बेतहाशा दर्द का एहसास हो रहा था। इत्ती ने घबराहट से अपने कान पर हाथ रख लिया। वो डर से एक कदम पीछे हुई तो किसी के सीने से टकरा गई। आहार्य उसके पीछे था, जैसे हमेशा उसके हाथ होता था, उसकी हर जरूरत के वक्त, उसकी हर मुसीबत के वक्त। आहार्य ने उसे पीछे से हक कर लिया। आर यू एंजॉयड? घर चले? इत्ती की सांसें तेज थी, शायद डर से। उसका दिल भी डर से धड़क रहा था। अभी नहीं। अभी तो तुम्हारे रिवेंज का 5% भी नहीं हुआ। एक बिजनेसमैन की वाइफ होकर तुम घाटे का सौदा कैसे कर सकती हो? मतलब, इत्ती ने घबराते हुए कहा, और सर घुमाकर उसे देखने लगी। आहार्य ने उसे सामने देखने का इशारा किया। इत्ती ने देखा कि एक गार्ड पल्लवी को उठाए में उठाए फिर से ऊपर ला रहा था। पल्लवी के सर पर गहरी चोट का निशान था, जिससे तेजी से खून बह रहा था। उसके हाथ पैर भी खून से सने थे। ये तो सिर्फ बाहरी चोट थी। पल्लवी का दर्द से चिल्लाना सुन, इत्ती अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि वो कितने दर्द में थी। पल्लवी रो रही थी। वो जितना ज्यादा छटपटाती उसे उतना ही दर्द होता। उसे भी नहीं पता था उसकी कहाँ कहाँ की हड्डी टूटी थी। मैं अब नहीं। ये तो वैसे ही इतनी तकलीफ में है। इतनी पल्लवी को ज्यादा देर तक नहीं देख सकी और पलटकर आहार्य के सीने से लग गई। जितनी तकलीफ तुम्हें हुई और तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे, इसे हम दोनों की तकलीफ का हिसाब देना होगा। उसने इत्ती की पीठ पर हाथ रखते हुए सोचा और गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने पल्लवी को नीचे उतार कर उसे फिर धकेल दिया। एक बार फिर पल्लवी की दर्दनाक चीख वहां गूंजी। इस बार नीचे गिरते हुए उसे दोगुना दर्द का एहसास हो रहा था। जब वो नीचे पहुंची तब भी वो होश में थी, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। खुली आंखों में आंसू और आधी बेहोशी में उसने सोचा इससे अच्छा वो मर जाए। उसने फील किया कोई उसे गोद में उठा रहा था। उसे बस इतना सेंस था कि वो एक बार फिर से उस दर्द को झेलने जा रही थी, उतना या उससे भी ज्यादा। शायद यही दर्द की हद थी। इत्ती ने देखा कि गार्ड पल्लवी को फिर ऊपर ला रहा था तो वो आहार्य का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब नहीं प्लीज, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। इत्ती ने देखा, आहार्य के फेस पर रहम का कतरा नहीं था। वो चिल्लाते हुए बोली, अब बस न, हो गया बदला ये अंडस्को। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। अभी सिर्फ 10% हुआ है। आहार्य ने उसके गालों पर हाथ रखा। इत्ती सुन्न पड़ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या पागलपन है आपका? ऐसे तो वो मर जाएगी। आहार्य, जिसके दिमाग में बस पल्लवी को तड़पा के मारने का सुरूर चढ़ गया था, वो जैसे होश में आया। उसने गार्ड को इशारा किया, तो वो रुक गया।
चलो घर चलते हैं। इत्ती का हाथ पकड़ वो उसे ले जाने लगा तो इत्ती उसके उसी हाथ को पकड़ते हुए बोली, लेकिन ये अंडस्को उसे गार्ड्स हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, डोंट वरी। आहार्य उसे लेकर वहां से चला गया था, लेकिन गार्ड पल्लवी को वैसे ही उठाया भी अपनी जगह पर खड़ा था, वो एक कदम भी नहीं हिला। जब स्टेयर्स आई तो आहार्य ने इत्ती को अपनी गोद में उठा लिया। ये स्टेयर्स भी वैसी ही थी, पुराने जमाने की। पीछे आ रहे विशाल जो खुद भी मुश्किल से वहां से उतर पा रहा था, उसने ये देखा तो उसके मन में एक ही ख्याल आया, किसी की मोहब्बत की गिरफ्त में जकड़े इंसान की फितरत कितनी अजीब हो जाती है। जिससे वो प्यार करता है उसे एक आंच नहीं आने देना चाहता, और जो भी उसके प्यार को तकलीफ दे उसे हर उस तकलीफ का एहसास करा देता है जो इंसान सह नहीं सकता। जिन सीढ़ियों से धकेल कर उसने पल्लवी को उसकी तकलीफ की हद तक पहुंचा दिया, क्योंकि उसने उसके प्यार को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, और उन्हीं सीढ़ियों से उसने इत्ती को खुद से उतरने भी नहीं दिया, क्योंकि वो उसका प्यार थी जिसे वो कोई तकलीफ नहीं होने दे सकता था। जैसे ही आहार्य की का वहां से गई, गार्ड को इशारा मिला, उसने एक बार फिर पल्लवी को नीचे धकेल दिया। इस बार वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। उस गार्ड ने दूसरे गार्ड से पूछा, क्या इस मारना है? नहीं विशाल सर का मैसेज आया है, बॉस ने कहा है इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। क्या बॉस इसे इतने में ही छोड़ रहे हैं? जाहिर था वो हैरान था। वो सभी इतने संग दिल थे कि उन्हें ये कम ही लग रहा था। उसने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर वो गार्ड सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओ नाउ आई गॉट दैट। इससे माँ अम को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उन दोनों लड़कियों का क्या? उनका भी वही होगा जो आगे इसके साथ होगा। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों पल्लवी को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि आगे की सजा भुगतने के लिए उसका ठीक होना जरूरी था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।